हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 7 की। दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 6 तक के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे के सारे क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन के साथ जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो डेफिनेटली आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। आपको वहाँ पर सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व के बारे में। तो स्पेसिफिकली ये जो वीडियो रहेगा ये रहेगा डेप्रिसिएशन के ऊपर, जहाँ पर हम डेप्रिसिएशन क्या होता है ये देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर इसके इलस्ट्रेशन भी देखेंगे। सारी थ्योरी जो है वो यहाँ पर कवर करेंगे। आपको अगर पता ही नहीं कि डेप्रिसिएशन क्या है तो आप सही वीडियो में आए हो। इस वीडियो के एंड तक आपको जरूर पता लग जाएगा कि डेप्रिसिएशन क्या है, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं और कैसे इसकी अकाउंटिंग की जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें जो फर्स्ट सेक्शन है वो डील करता है डेप्रिसिएशन के साथ और जो सेकंड चैप्टर है वो डील करता है प्रोविजन एंड रिजर्व के साथ। तो आज हम देखेंगे सेक्शन नंबर 1 डेप्रिसिएशन। अब दोस्तों, डेप्रिसिएशन असल में होता क्या है? अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो अपने बिजनेस के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कार खरीद रहे हो अपने बिजनेस के लिए, आपने वो कार को 10 लाख में खरीदा, तो क्या वो आपकी कार 1 साल चलेगी या बहुत साल चलेगी? डेफिनेटली बहुत साल चलेगी। तो अब दोस्तों, जो हमने 10 लाख रुपए में खरीदा है कार को, क्या वो 10 लाख रुपए हमारा 1 साल का एक्सपेंस है या बहुत सालों का एक्सपेंस है? बहुत सालों का एक्सपेंस है, क्योंकि हमने 10 लाख आज देके कार तो खरीद ली, लेकिन इसको 1 साल यूज नहीं करेंगे। हो सकता है हम इसको 10 साल यूज करें, हो सकता है 15 साल यूज करें। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पर अगर मैंने कार खरीदी तो सारे के सारे 10 लाख रुपए को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि अगर मैंने सारे के सारे 10 लाख रुपए को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया तो मेरा बिजनेस लॉस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा एक्सपेंस 10 लाख रुपए का इसी साल दिखेगा। और ये ट्रू एंड फेयर व्यू भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि भाई ये बिजनेस तो हर साल, ये एसेट तो हर साल बिजनेस में यूज होगी, तो क्यों इसको आप एक ही साल में राइट ऑफ कर रहे हो? तो दोस्तों, इसके लिए एक अलग से कॉन्सेप्ट बनाया गया और नाम दिया गया डेप्रिशिएशन। यानी कि हम एक साल में सारे के सारे 10 लाख रुपए को नहीं डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको हम एज ए एसेट रिकॉर्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे करके हर साल कुछ अमाउंट जो है उसको हम डेप्रिसिएशन में डालते जाएंगे। तो अब क्या होता है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो उसी एसेट में लगता है जिस एसेट की लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। क्योंकि अगर लाइफ 1 साल से कम है तो डेप्रिसिएशन क्यों लगाना भाई? पूरे एसेट को प्रॉफिट एंड लॉस में ही डाल दो ना, सीधा सीधा खत्म कर दो। एक लाइफ में उसकी लाइफ खत्म, 1 साल में उसकी लाइफ खत्म। तो अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर वाली एसेट के लिए ही लगता है। ठीक है दोस्तों, अभी होता क्या है, जब भी हम किसी कार को खरीदते हैं तो कार की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों कम होती है? या तो कोई नई कार आ गई, उसका नया मॉडल आ गया इसीलिए कम हो जाती है, हमने कार को रगड़ रगड़ के यूज कर लिया इसलिए कम हो जाती है, या फिर वो कार बहुत पुरानी हो गई इसीलिए कम हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन हमें जो है वो चार्ज करना पड़ता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जब भी हम एसेट को पुट टू यूज में डालते हैं, जब भी एसेट को पुट टू यूज में डालते हैं तब से डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर एसेट ऐसी ही हो। अगर मैं बात करूं आपके मोबाइल फोन की, अगर आपने एक मोबाइल फोन खरीदा अपने बिजनेस पर्पस के लिए, फिर आपने चाहे उसको यूज किया हो या ना किया हो, 1 साल बाद उसकी वैल्यू तो कम होनी ही है। तो यहाँ पर टाइम की वजह से भी डेप्रिसिएशन आता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा है, जो जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है बस खाली वही चीज़ें आपको पढ़नी है। पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है पैसेज ऑफ टाइम और अराइवल ऑफ अ न्यू मॉडल। जैसा कि मैंने आपको समझाया, तो ये जो अराइवल ऑफ न्यू मॉडल होता है, जिससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है, तो जो पुरानी कार है उसका वैल्यू कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आईफोन की, तो आईफोन 13 आता है तो आईफोन 12 की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस यानी कि उसकी वैल्यू कम हो जाना, क्योंकि उसके ऊपर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर जो ये डिक्लाइन होता है प्राइस में,
उस डिक्लाइन को हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। अब दोस्तों डेप्रिशिएशन एक एक्सपेंस होता है, ये तो आप सबको पता ही है। और दोस्तों एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। एक्सपेंस दोस्तों हमेशा इनकम के अगेंस्ट में चार्ज होता है, यानी कि हमारी इनकम अगर 10 लाख है तो हमारा एक्सपेंस 10 लाख के अगेंस्ट में चार्ज होगा, यानी कि 8 लाख चार्ज हो सकता है, 6 लाख चार्ज हो सकता है, जितना भी एक्सपेंस है वो चार्ज होगा और फिर हमारा प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ जो है ये सारी चीज़ें समझा दी। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पर जो एब्सोल्यूट मीनिंग है, जो ये बुक आपको मीनिंग बता रहा है डेप्रिसिएशन का, वो क्या है। डेप्रिसिएशन मे बी डिस्क्राइब एज परमानेंट कंटिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल श्रिंकेज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। यानी कि जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो परमानेंट लगेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक साल डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, अगले साल नहीं लगा रहे, फिर तीसरे साल लगा रहे हैं, फिर चौथे साल नहीं लगा रहे, ऐसा नहीं कर सकते। आपका जो डेप्रिसिएशन है वो परमानेंट रहेगा, कंटिन्यूइंग रहेगा, यानी कि हर साल लगेगा। और आपकी जो बुक वैल्यू है एसेट की वो हर साल कम होती जाएगी। कैसे? अगर मान के चलो आपका जो अमाउंट है कार का 10 लाख है, आपने सोचा कि मैं इस कार को 10 साल चलाऊंगा, तो आप हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में कितना रुपए डालोगे? 1 लाख। क्योंकि आपको पता है कि 10 साल के बाद इस कार की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो मैं 1-1 लाख हर साल डालते जाऊंगा। तो पहले साल के एंड में इस कार की वैल्यू कितनी होगी? 9 लाख। क्यों? 10 लाख माइनस फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 1 लाख, 9 लाख। दूसरे साल कितनी होगी? 8 लाख। क्यों? 10 लाख, 10 लाख में से पहले साल का 1 लाख तो माइनस हो गया, 9 लाख बचा। अब उस 9 लाख में से इस साल का 1 लाख माइनस करोगे तो 8 लाख बचेगा। वैसे ही आप 10 ईयर्स तक करते जाओगे तो एट दी एंड इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वही चीजों को लिखा गया है। द डेप्रिसिएशन इज द डिमिन्यूशन इन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू यूज और लैप्स ऑफ टाइम। कुछ भी हो सकता है, यूज करने से भी उसकी वैल्यू कम हो सकती है और लैप्स ऑफ टाइम की वजह से भी वैल्यू कम हो सकती है। इसके बाद दोस्तों एक वर्ड आता है डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिसिएशन खाली उसी एसेट में लगता है जो डेप्रिशिएबल एसेट होती है। अब आप बोलोगे कौन सी ऐसी एसेट है जो डेप्रिशिएबल नहीं होती? सबसे पहला एग्जांपल, लैंड। अगर आपके पास लैंड है तो वो डेप्रिशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी। अगर आपने आज कोई ज़मीन खरीद ली 10 लाख में अपने बिजनेस पर्पस के लिए, वो ज़मीन वैसे की वैसी पड़ी है, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू 10 लाख से तो बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए कि कौन सी एसेट डेप्रिशिएबल एसेट है, एक डेफिनेशन दिया गया है। क्या डेफिनेशन दिया गया है? कि जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। अब लैंड की लाइफ जो है वो तो अनलिमिटेड होती है, लेकिन जिस भी एसेट की लाइफ लिमिटेड होती है और 1 साल से ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं डेप्रिशिएबल एसेट। लिमिटेड यूजफुल लाइफ are held by the enterprises for the use in production or supply of goods and service, for rental to others, or for administrative purpose, not for the purpose of sale in the ordinary course of business। अब आप ये बोलोगे कि अगर मेरा कार का शोरूम है, अगर मेरा कार का शोरूम है, मेरा काम है कार को बेचना, तो अगर 10 लाख रुपए की कार है तो क्या मैं, अगर मेरी कार 1 साल बिकी नहीं तो क्या मैं कार पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा? नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। लेकिन सर आपने तो अभी कहा था कि कार डेप्रिशिएबल एसेट है। वो डिपेंड करता है कि आप कार को बेच रहे हो या कार को यूज कर रहे हो। देखो यहाँ पर लिखा है आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर यूज इन प्रोडक्शन। अगर आप कार को यूज कर रहे हो प्रोडक्शन में, सप्लाई ऑफ गुड्स में, सर्विस में, रेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, तो ही डेप्रिसिएशन लगेगा। और यहाँ पर ये भी लिखा है नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल। अगर आपने कार को सेल के पर्पस से रखा है, खाली बेचने के पर्पस से रखा है, तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। आई होप आपको ये डेप्रिशिएबल एसेट का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आया हो। तो यहाँ पर 3 चीज़ें ज़रूरी है, 1 साल से ज़्यादा की लाइफ और लिमिटेड लाइफ, और साथ ही साथ यहाँ पर नॉट फॉर सेल होना चाहिए, यानी कि आप उसको बिजनेस में यूज कर रहे हो। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि मशीन, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, ट्रक, वैन, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ये डेप्रिसिएशन इसका लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एन एसेट। अब दोस्तों एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एन एसेट का क्या मतलब है कि जब भी आप एक कार खरीदते हो
तो आप ये सोचते हो कि ये कार कितने साल चलेगी, आपको सटीक अंदाजा नहीं आता, लेकिन आप एक एस्टिमेट लगाते हो कि हो सकता है 10-15 साल चल जाएगी। तो अभी ये 10 साल जो आपने एस्टिमेट किया, इसके बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन लगाते हो। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ कुछ मशीन ऐसी होती हैं जो कि ईयर्स में नहीं चलती, यूनिट्स में चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक प्रिंटर खरीदा, अब प्रिंटर के अंदर जो इंक आता है वो फिक्स है, वो फिक्स है कि ऐसा है, समझ लो कि एक प्रिंटर मैंने खरीदा और उसका इंक चेंज नहीं कर सकते, अगर इंक खत्म हो गया तो आपको प्रिंटर नया लेना पड़ेगा। तो अभी ये प्रिंटर कंपनी वाला बोलेगा कि यहाँ पे ये जो प्रिंटर आप खरीदोगे इसमें 500 पेज प्रिंट निकलेंगे। तो अब आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? डेप्रिसिएशन ऐसे निकालोगे कि एक साल में जितने पेज प्रिंट होंगे उतने ही पेजों का आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। अगर ये जो प्रिंटर है ये 5,000 का है और ये 500 पेज प्रिंट निकालता है, ठीक है, तो आपका एक पेज का हो गया 10 रुपए। अब मान के चलो इस साल उसने 100 प्रिंट निकाले तो आपको खाली 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लेना है। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि जो यूजफुल लाइफ रहती है एसेट की, वो दो दो पार्ट में हो सकती है। या तो द पीरियड ओवर विच डेप्रिसिएबल एसेट इज एक्सपेक्टेड टू यूज, जब आप उसको यूज करना चाहो, या फिर जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, जैसे मैंने आपको बताया नंबर ऑफ पेजेस, तो ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स कितना गुड्स प्रोड्यूस कर पाएगा मशीन, उसके ऊपर भी आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। इसके बाद आता है कि डेप्रिसिएशन का फीचर क्या होता है। सबसे पहला, जो भी आपकी फिक्स्ड एसेट होगी उसकी वैल्यू साल बाय साल कम होती जाएगी, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाओगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। दूसरा, डेप्रिसिएशन में हमेशा इफ्लेक्शन ऑफ टाइम, यानी कि आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो 1 रुपए की वैल्यू जो आज है वो 1 साल के बाद नहीं रहेगी, उससे कम हो जाएगी। तो सिमिलर यहाँ पर इफ्लेक्शन ऑफ टाइम, यूसेज और ऑब्सोलेंस, तीनों चीजों को इंक्लूड करता है डेप्रिसिएशन। तीसरा, डेप्रिसिएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको आपको हर साल लगाना पड़ेगा। और इसके बाद चौथा ये है कि जब भी इनकम टैक्स में आप टैक्स कैलकुलेट करते हो तब आपको डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स वाले अलाउ करते हैं। अगर आपका इनकम मान के चलिए 10 लाख है, आपका एक्सपेंस 8 लाख है, तो आपको 2 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स नहीं पटाना पड़ेगा। वो 2 लाख के प्रॉफिट में आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जितना प्रॉफिट बचेगा उतने में ही टैक्स पटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 50,000 था, डेप्रिसिएशन 10,000 माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40,000, तो अब जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 40,000 में। पांचवी बात यह है कि एक नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी कि ये खाली ऐसी एंट्री होती है जिसमें हमारे बिजनेस में कुछ भी आता जाता नहीं है, खाली एक एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो यहाँ पर कोई भी कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो हम एसेट के लिए यूज करते हैं, लेकिन कुछ अलग वर्ड आते हैं जैसे कि डिप्लीशन और एमोटाइजेशन। इसको हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? अगर मान के चलो मेरी एक खदान है, खदान जानते हो, खदान जहाँ से कोयला निकाला जाता है, तो अभी वो खदान मैंने 10 लाख में खरीदी और उसको खोदना चालू कर दिया, तो अभी उसकी वैल्यू कम होते जाएगी, क्योंकि मैं वहां से कोयला निकालते जाऊंगा तो वो खदान की वैल्यू कम होते जाएगी। तो अभी उस खदान की वैल्यू को कम करने के लिए मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज ना करते हुए डिप्लीशन का वर्ड यूज करूंगा। डिप्लीशन यानी कि कम होना। जो भी नेचुरल रिसोर्स अगर कम होते हैं तो हम बोलते हैं कि नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हो गए। तो यहाँ पर डिप्लीशन वर्ड का यूज जो है वो माइंड क्वेरीज में किया जाता है। इसके बाद एक आता है एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन का क्या मतलब है? एक होता है टेंजिबल एसेट, एक होता है इनटेंजिबल एसेट। जो भी टेंजिबल एसेट होता है वहां पर आपका लगता है डेप्रिसिएशन, जो भी इनटेंजिबल एसेट होता है वहां पर लगता है एमोटाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई भी चीज को पेटेंट करा लिया, मेरा जो ट्रेडमार्क है उसको मैंने पेटेंट करा लिया, तो फिर जो भी मेरा ट्रेडमार्क है वो कोई और यूज नहीं कर सकता, उसका मालिक मैं हो गया, खाली मैं ही उसको यूज कर सकता हूँ। तो ये जो पेटेंट है ये मेरे लिए हो गया इनटेंजिबल एसेट। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हो सकता है वो 20 साल के लिए कराया हो, तो वो आपका उसकी लाइफ 20 ईयर्स हो गई। तो अब आप जितने में भी उस ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराओगे डिवाइडेड बाय 20, तो उतना जो है वो हर साल आपका एमोटाइज होता जाएगा। सेम डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका नाम जो है एमोटाइजेशन रख दिया गया है क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
फिर यहाँ पर आता है 7.3 कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वियर एंड टियर, यानी कि आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया, या फिर पैसेज ऑफ टाइम, या फिर एसेट पुरानी हो गई। एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, जैसे कि आपका पेटेंट का जो लाइफ है 20 साल है, तो 20 साल के बाद वो खत्म हो जाएगा, तो ऐसे एक्सपायरेशन में भी आपको जो है वो डेप्रिशिएशन या फिर एमोटाइजेशन लगाना पड़ सकता है। ऑब्सोलेंस यानी कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड्स, चेंजेस इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस आउटपुट ऑफ द एसेट, और लीगल और अदर डिस्क्रिप्शन, तो ये सारी चीज़ें आती हैं ऑब्सोलेसेंस के अंदर। इसके बाद आता है एबनॉर्मल फैक्टर, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, जिसकी वजह से आपकी एसेट डैमेज हो गई, तो इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल फैक्टर, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, ये कभी कभी ही होता है। इसके बाद नीड क्या है, डेप्रिसिएशन लगाने की ज़रूरत क्या है? सबसे पहला, मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू। अगर आप आज एक एसेट खरीद रहे हो, तो आप उसको सालों साल यूज़ करोगे, उससे सालों साल इनकम कमाओगे, तो जो इस साल की इनकम है उसके बदले इस साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। तो जो डेप्रिसिएशन होता है दोस्तों, वो हर साल का लगता है, तो जो इस साल का डेप्रिसिएशन है वो तो इसी साल में लगेगा, क्योंकि आपको इनकम से एक्सपेंस को मैच करना है। इस साल का एक्सपेंस, इस साल का इनकम, दोनों को मैच करना है, तो ये होता है मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू। दूसरा होता है कंसिडरेशन ऑफ टैक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स में इसके लिए आपको डिडक्शन मिलता है, तो ये भी एक बहुत ही फायदे की बात हो जाती है। तीसरा आता है ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि अगर आप डेप्रिसिएशन को अच्छे से नहीं लगाओगे तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ट्रू एंड फेयर व्यू का क्या मतलब है कि अगर आप एक ही साल पूरा 10 लाख डाल दोगे तो आपका बैलेंस शीट लॉस में आ जाएगा, एसेट लॉस में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस लॉस में नहीं गया है, आपने खाली एसेट को एक ही साल यूज़ किया है और एसेट की लाइफ अभी भी बची है, तो आपको खाली एक ही साल का डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि आपका जो भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। इसके बाद 7.4.4 कंप्लायंस विथ लॉ, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहते हैं उसमें लिखा गया है कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा गया है कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, तो इसीलिए आपको लॉ का फॉलो करने के लिए भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? सबसे पहले ये डिपेंड होता है एसेट के कॉस्ट पे, कि एसेट कितनी ज़्यादा महंगी है। जितनी ज़्यादा एसेट महंगी होगी उतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, जितनी कम महंगी होगी उतना कम लगेगा। इसके बाद आता है आपका एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने एसेट को यूज़ किया तो एसेट की जब लाइफ खत्म हो गई तब उस एसेट की वैल्यू कितनी बची होगी, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कार खरीदी 10 लाख रुपए की और आपको लगता है कि 10 साल बाद ये 1 लाख में तो बिकी जाएगी, तो आप पूरे 10 लाख में डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे, खाली 9 लाख पे लगाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये रेसिडुअल वैल्यू पे भी डिपेंड करता है आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है। अब मान के चलो मैंने सोचा कि मेरे को 0 रुपीज़ मिलेगा, तो मेरा डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली 10 लाख पे लगेगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है नेट रेसिडुअल वैल्यू पे। इसके बाद आता है आपका डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट का ये मतलब है कि आपको डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे लगाना है। अगर आपने कार को 10 लाख में खरीदा और आपका जो रेसिडुअल वैल्यू है, यानी कि जो कार आप जब बेचोगे तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा 10 साल के बाद, तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लाख पे लगाना है, क्योंकि आपको 1 लाख तो मिल ही जाएगा। तो जो ये 9 लाख आया ना, इसको बोलते हैं डेप्रिशिएबल कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, डेप्रिशिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ द एसेट लेस नेट रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एसेट की लाइफ कितनी है। अगर मान के चलो मैंने कार खरीदी, उसकी लाइफ 10 साल है, तो मैं हर साल 1-1 लाख रुपए डालूंगा। लेकिन मैंने जो कार खरीदी उसकी लाइफ सिर्फ 5 साल है, तो मैं हर साल 2-2 लाख रुपए डालूंगा। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू उसकी लाइफ पे भी डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हैं कि कैसे आप जो है लाइफ निकाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पर लिखा है कि प्री डिटरमाइंड बाय लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिट। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट का लिमिट है तो उसके बेसिस पे आप
निकाल सकते हो, कितने नंबर ऑफ सीट्स में काम हो रहा है उसके बेसिस पे निकाल सकते हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पॉलिसी के बेसिस पे, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस के बेसिस में, इनोवेशन इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड और लीगल और अदर रेस्ट्रिक्शन। तो ये सब यूज करके आप जो है निकाल सकते हो कि कितनी रेसिडुअल लाइफ बची है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम यहाँ पर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली ध्यान से सुनिएगा, मेनली दो टाइप के डेप्रिसिएशन होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दो टाइप के डेप्रिसिएशन होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसके अलावा ऑल भी डेप्रिसिएशन आप लगा सकते हो, जैसे कि एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, डबल डिक्लाइनिंग मेथड एक्सेट्रा। तो ये मेथड डिपेंड करता है कि किस टाइप की एसेट है, एसेट का नेचर क्या है, सर्कमस्टेंसेस बिजनेस के कैसे हैं, और आपको कंसिस्टेंटली लगाना पड़ेगा। आप जो भी मेथड लगाओगे आप उसको हर बार चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, और अप्रूवल से मेरा मतलब है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट में उसको दिखाना पड़ता है कि हमने जो है इस साल से चेंज कर दिया डेप्रिसिएशन का मेथड। तो ये कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप मेथड को बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। अब आते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, तो यहाँ पर आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि आपका हर साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आते। जैसा कि मैंने आपको अभी कार का एग्जांपल बताया था कि अगर 10 लाख की कार है और उसका रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख है, तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 9 लाख पे। और अगर 10 साल हमारी कार का टाइम पीरियड है तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 10, 90,000 रुपए, हर साल 90,000 रुपए लगेगा। तो ये 90,000 जो है ये आता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में। क्यों? क्योंकि हर साल की वैल्यू सेम है। ठीक है, हर साल की वैल्यू सेम रहती है। अगर परसेंटेज बेसिस में दिया गया है तो आपको जो एसेट का कॉस्ट है उसका परसेंट निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में दिया है कि 10 लाख की कार है और 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में एक ही स्ट्रेट लाइन रहती है, यानी कि एक ही डेप्रिसिएशन का अमाउंट आता है। तो 10 लाख का 10% 1 लाख, तो आपको हर साल 1-1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर देखिए मैं डेप्रिसिएशन निकालूं, इस डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं क्योंकि ये फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता ईयर टू ईयर। अभी डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, फॉर्मूला लिखा है लेकिन मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। कॉस्ट ऑफ एसेट, कार की कॉस्ट 10 लाख माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, यानी कि कार की एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख, तो 10 लाख माइनस 1 लाख बचा 9 लाख। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, यानी कि 10 से डिवाइड करना है, तो 90,000 आएगा आपका डेप्रिसिएशन। आप याद कर सकते हो इस फॉर्मूले को, लेकिन आप लॉजिक से भी समझ सकते हो कि आपने कितने में खरीदा माइनस आपको कितना मिल सकता है डिवाइडेड बाय कितने साल लगाना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो आप डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला याद कर सकते हो, या तो जो मैंने आपको बताया वो याद रख कर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर अगर आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया गया है और आपको निकालना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सिंपल है, तो जितना भी एनुअल डेप्रिसिएशन आ रहा है डिवाइडेड बाय एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि एसेट को खरीदने के जितने भी कॉस्ट थे वो इंटू 100। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि मान के चलो 2,50,000 का एसेट है, 10 साल चलेगा और उसके बाद इसकी रेसिडुअल वैल्यू 50,000 होगी। तो हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 2,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका आएगा 20,000 रुपीज। अभी देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगा? क्योंकि ये आपका हर साल 20,000 रुपीज आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 20,000 हर साल का डिवाइडेड बाय 2,50,000 रुपीज, तो ये आ गया आपका 8%। ठीक है, एडवांटेज क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत ही इजी है। इसमें आपको पता चल जाता है कि आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी या फिर आपका स्क्रैप वैल्यू बचेगा, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तो वही है ना, रेसिडुअल वैल्यू, उसी को बोलते हैं हम स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, या फिर सेम अमाउंट चार्ज होता है हर साल तो हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। और कुछ कुछ एसेट जो
ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ डेफिनेट पीरियड के लिए रहती है, तो उनके उस सब एसेट के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। लिमिटेशन क्या है कि ये फॉल्टी एजम्पशन है कि हर साल आपकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा डेप्रिशिएट होगी। अगर आपने कार यूज़ नहीं की तो हो सकता है अच्छे कंडीशन में हो तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट ना हो। तो एक ये डिसएडवांटेज होता है अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हो कि आप ये सोचते हो हमेशा सेम अमाउंट से ही डेप्रिशिएशन लगेगा, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। पैसेज ऑफ टाइम और वर्क एफिशिएंसी के कारण मेंटेनेंस एक्सपेंस जो है इसके बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से इसका डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाता है। ये बात आपको लिमिटेशन में ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है दूसरा मेथड जो रहता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। अब आपको इसके मेथड के नाम से ही समझ आ रहा होगा कि रिटेन डाउन वैल्यू यानी कि एक साल के बाद जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। रिटेन डाउन वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कार का प्राइस है 10 लाख रुपए, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो मैंने पहले साल 10 लाख का 10% लगाया 1 लाख, तो दूसरे साल में मेरी एसेट की वैल्यू बची 9 लाख। तो अब मैं 9 लाख पे 10% लगाऊंगा जो कि होगा मेरा 90,000। तो आप देख सकते हो कि एसेट की जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो हर साल चेंज हो रही है। पहले साल 10 लाख थी, दूसरे साल 90,000 हो गई, और तीसरे साल वो और भी कम हो जाएगी। कैसे? अभी आप 9 लाख में से 90,000 को माइनस करोगे तो 8,10,000 बचेगा, और फिर उसका 10% निकालोगे तो 81,000 रुपीज आपका थर्ड ईयर का आएगा। फिर 81,000 रुपीज में से आप माइनस करोगे 8100 रुपीज, फिर जितना बचेगा उतने पे वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर रिटेन डाउन वैल्यू, हर साल की जो वैल्यू है वो राइट ऑफ होते जाती है और उसके बाद की जो वैल्यू बचती है उसमें डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया है कि अगर 2 लाख की एसेट है और मैं 10% से WDV यानी कि रिटेन डाउन वैल्यू मेथड लगा रहा हूँ, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन आएगा 20 लाख का 10% 20,000। फिर उसका रिटर्न ऑन वैल्यू आएगा, सॉरी ये 2 लाख होगा, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे, आपके बुक में करेक्शन कर लीजिएगा। कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पर 2 लाख लिखा है ओरिजिनल कॉस्ट और 10% लिखा है, तो आपको 2 लाख का 10% जो है 20,000 आता है, उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर 2 लाख आएगा तो 2 लाख में से 20,000 माइनस हो गया, 180 आ गया। फिर डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का जो निकालेंगे 180 का 10% निकालेंगे 18,000, फिर 180 में से 18,000 माइनस कर देंगे तो 162 बचेगा, फिर 162 का 10% निकालेंगे, यानी कि जो भी हमारी वैल्यू रिटर्न डाउन होगी उस पे हम निकालेंगे, जो भी वैल्यू रिटर्न डाउन होगी उस वैल्यू पे हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है दोस्तों, अब इसका ग्राफ देखो ऐसे बनता है, पहले 20 फिर उससे कम हुआ फिर थोड़ा सा और ऐसे स्लांट में बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि इसमें रिड्यूस होते जाता है, आपका बैलेंस भी रिड्यूस होता है और आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी रिड्यूस होते जाता है। ठीक है, अगर आपको इसका अमाउंट दिया है, अगर आपको रेट निकालना है तो उसके लिए कुछ हैवी फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1 माइनस एन अंडर रूट एस डिवाइड बाई सी ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। इसमें R है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकलेगा, N मतलब एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, S यानी कि स्क्रैप वैल्यू और C यानी कि कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है कि 9 लाख की ट्रक है तो नीचे आ गया 9 लाख, नीचे आ गया 9 लाख, ऊपर आ गया 50,000 उसका रेसिडुअल वैल्यू, लाइफ जो है 16 आ गई तो यहाँ पर 16 आ गया, फिर यहाँ पर 1 माइनस इंटू 100 कर दिया तो आपका 16.6% आ गया। अब बात है एडवांटेजेस क्या है कि मोर रियलिस्टिक एजम्पशन होता है ये, है ना, इसमें अच्छे से रिड्यूस कर सकते हैं हम, इक्वल बर्डन होता है डेप्रिसिएशन का, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से इक्वल होता है। अगर आप एक साल 10% लगाओगे तो हर साल 10% ही रहेगा,
लेकिन यहाँ पर अगर आप रिटर्न डाउन स्ट्रेट लाइन मेथड लगाओगे तो हर साल का परसेंट अलग आएगा, क्योंकि हर साल का ओपनिंग बैलेंस जो है वो चेंज हो जाता है लेकिन डेप्रिसिएशन सेम रहता है। फिर ऑब्सोलेंस रेट यहाँ पर अगर हाई हो किसी एसेट का तो वहाँ पर हम लगाते हैं WDV मेथड। लिमिटेशन क्या है कि एसेट की अमाउंट कभी जीरो नहीं हो सकती, एसेट की अमाउंट कभी जीरो नहीं हो सकती। अगर मैं बात करूं 1 लाख रुपए की एसेट है, 1 लाख, अगर आप इसमें 50% डेप्रिसिएशन भी लगाओगे ना, कितने बार भी लगा लो 50%, लेकिन ये कभी जीरो नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा ये। आप कितने बार भी लगा लो, कैलकुलेटर उठा लो और 50% डेप्रिसिएशन लगाते जाओ, ये पॉइंट में आएगा लेकिन ये जीरो नहीं होगा कभी भी। नेग्लिजिबल वैल्यू पे पहुंच जाएगा लेकिन ये जीरो नहीं होगा। लिमिटेशन एक और ये भी है WDV मेथड का कि यहाँ पर आपको रेट डिटरमाइन करना पड़ता है जो कि आपके एस्टिमेट पे डिपेंड करता है। तो अब आपको एस्टिमेट भी थोड़ा सा सोच समझ कर लेना पड़ता है। अब यहाँ पर कंपेरेटिव एनालिसिस दिया है। बेसिस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एक में स्ट्रेट लाइन में होता है यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, और दूसरे में नेट बुक वैल्यू पे लगता है। एनुअल चार्ज जो है वो दोनों का अलग रहता है। फिर टोटल चार्ज अगेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर एक्सपेंसेस। तो आप सभी को पता है कि जो भी डेप्रिसिएशन और रिपेयर एक्सपेंस रहते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। इनकम टैक्स लॉ में भी रिकॉग्नाइज होता है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। कुछ डिफरेंस दिए गए हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको पता है ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है और यहाँ पर बुक वैल्यू पे लगता है। हर साल फिक्स्ड रहता है, यहाँ पर हर साल कम होते जाता है। इक्वल रहता है हर साल, यहाँ पर हर साल इक्वल नहीं रहता लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करता लेकिन WDV को इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज करता है। सूटेबिलिटी क्या है, जिसका लो ऑब्सोलेंस है वो इसको यूज करेगा, जिसका हाई ऑब्सोलेंस है वो इसको यूज करेगा। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस बिटवीन। फिर यहाँ पर लिखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करते हैं एसेट अकाउंट में, उसकी क्या एंट्रीज होती है। अब दोस्तों जो डेप्रिसिएशन की एंट्रीज होती है वो दो तरीके से मारी जाती है। एक, आप एसेट की वैल्यू कम करके मार सकते हो। दूसरा, आप एसेट की वैल्यू सेम रख के डेप्रिसिएशन की एंट्री मार सकते हो। एक एंट्री ऐसी होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, यानी कि आप फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को कम कर देते हो और डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हो। फिर दूसरी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, यानी कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दिया। ये होता है दोस्तों जहां पर आपको सिंपल एक डेप्रिसिएशन को जो है अकाउंट टू एसेट अकाउंट करना है, सिंपल है, जिसमें आपकी एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा। दूसरा ये ऑप्शन है बैलेंस शीट में दोस्तों कोई भी चेंज नहीं, बैलेंस शीट में जो भी आपका बैलेंस बचता है एसेट का वही आता है, यानी कि जो आपका नेट बुक वैल्यू है वो हर साल चेंज होता है इस मेथड में, अगर आप डेप्रिसिएशन वाले मेथड से जा रहे हो तो। और अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड से जा रहे हो या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड से जा रहे हो तो आपका नेट बुक वैल्यू चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, आप एंट्री मारोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो गया एज एन एक्सपेंस, और जो ये प्रोविजन है ये आपका लायबिलिटी दिखेगा, लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके दिखेगा। तो आपकी एसेट की वैल्यू तो बुक वैल्यू पे रहेगी लेकिन अलग से एक प्रोविजन दिखता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अब आते हैं इलस्ट्रेशन में, देखते हैं कि इलस्ट्रेशन क्या बोलता है। सिंगानिया ब्रोस ने एक प्लांट खरीदा अप्रैल 1 2017 को, 50,000 इंस्टॉलेशन पे लगाया, साल्वेज वैल्यू 10 साल है, एस्टिमेट है कि 10,000 रुपए एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू है। जनरल एंट्री मारनी है 16-17 के लिए और प्लांट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है पहले 3 साल के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब आप मेरे को बताइए कि स्ट्रेट लाइन मेथड से इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, कैसे निकालेंगे। एसेट की वैल्यू 5 लाख माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10,000,
एक बात मैंने आपको और बताई थी पिछले वीडियो में कि एसेट जब भी पुट टू यूज होता है उसके पहले के सारे एक्सपेंस को एसेट के अकाउंट में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो 5 लाख है और 50,000 है ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5,50,000 माइनस 10,000 रुपए। तो कितना आ गया 5,40,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। तो आपका आ गया ये 54,000 रुपीज। कैलकुलेशन देखना चाहते हैं ये देखिए, परचेस कॉस्ट 5,00,000, 50,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट 5,50,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाय 10, 54,000 पर एनम। अब आप सबसे पहले जब भी एसेट खरीदते हो तो क्या एंट्री मारते हो, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आपने प्लांट की एंट्री मारी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, 5,00,000 का प्लांट था। इसके बाद जो भी इंस्टॉलेशन हुआ उसको भी आप प्लांट अकाउंट में डालते हो, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। उसके बाद जो भी डेप्रिशिएशन आता है, अगर आप उसको फर्स्ट मेथड से ले जाते हो तो डेप्रिशिएशन टू प्लांट मारते हो 54,000, फिर प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिशिएशन मारते हो 54,000। तो आपका जो प्लांट अकाउंट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि आपने बैंक से खरीदा और डेप्रिशिएशन लगा 54 और बैलेंस आ गया 496, फिर 496 बैलेंस और फिर डेप्रिशिएशन 54, तो आ गया 442, फिर 442 बैलेंस और फिर डेप्रिशिएशन 54। यहाँ पर आप देखिए हर बार डेप्रिशिएशन सेम लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड का नाम क्वेश्चन में दिया गया है, इस मेथड का नाम ही है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, फिर आपको डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाना है तो आपको फिर पोस्टिंग कर देनी है। डेप्रिशिएशन अकाउंट हमेशा टैली हो जाता है क्योंकि जितना भी बैलेंस होता है वो सारा हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, $1,80,000 का मशीन एक्वायर किया 1 अक्टूबर 2016 को एंड स्पेंड 20,000 फॉर इंस्टॉलेशन। फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिशिएशन रेट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कौन सा मेथड लगेगा, 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर कितना डेप्रिशिएशन आएगा इसके लिए डेट भी मायने रखता है। आपने अक्टूबर में मशीन खरीदा तो मशीन कितने महीने तक यूज हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए यूज हुआ है। तो आपका डेप्रिशिएशन भी 6 महीने के लिए लगेगा। तो 1,80,000 प्लस 20,000 2 लाख, उसका 10%, 2 लाख का 10% होता है 20,000 और इंटू 6/12 करोगे तो आएगा आपका 10,000। तो आपका जो भी 10,000 रुपीज है उससे आपका डेप्रिशिएशन चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इस साल का 10,000 होगा, अगले साल तो पूरे साल का डेप्रिशिएशन चार्ज होगा ना, क्योंकि इस साल खाली आधा साल यूज हुआ है तो खाली आधा साल का डेप्रिशिएशन लगा, और अगले साल पूरा यूज हुआ है तो 2 लाख का 10% 20,000 यूज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको एंट्री सेम पास करनी है। अब देखिए यहाँ लिखा है डेप्रिशिएशन फॉर 6 मंथ्स, तो ये 6 महीने का डेप्रिशिएशन था। ठीक है, कैलकुलेशन आप देख सकते हो, 1,80 प्लस 1,20 2 लाख, 2 लाख का 10% 20,000, और अक्टूबर से लेकर 6 महीने यूज किया था मार्च तक, तो 6/12 करेंगे तो आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 3, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाना है। तो एंट्री क्या पास होगी, एसेट अकाउंट में कोई चेंज नहीं होगा, एसेट अकाउंट आपका हमेशा 2 लाख पे दिखेगा। ये देखिए एसेट अकाउंट आपका हमेशा 2 लाख पे ही दिखेगा, लेकिन आप एक एंट्री मारोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। तो ये जो भी एंट्री आप मारोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट, उसमें हमेशा क्रेडिट साइड में डेप्रिशिएशन आएगा 10,000, डेप्रिशिएशन आएगा 20,000 और डेप्रिशिएशन आएगा 20,000। ठीक है, और फिर आप बनाओगे डेप्रिशिएशन अकाउंट, है ना, सिंपल है। तो यहाँ पर एसेट की वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होती, जो एंट्री होती है वो होती है डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट, और प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट आपका दिखता है लायबिलिटी में, और जो डेप्रिशिएशन अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन अकाउंट।
इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आ जाते हैं। मेसर्स दलमिया टेक्सटाइल में परचेस मशीनरी अप्रैल 1 को खरीदा, पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा 2 लाख में और 10,000 इंस्टॉलेशन में लगा दिया। डेप्रिसिएशन 10% WDV पे लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? 2,10,000 का मशीन है और उसका 10% डेप्रिसिएशन है, तो पहला जो कैलकुलेशन है अपने को वो करना पड़ेगा। 2,10,000 का मशीन, पहले साल का 10% 21,000, ये दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 189,000 का 10% 18,900, फिर ये दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 1,70,100, फिर इसका 10% माइनस करेंगे तो आएगा 17,010 और उसका आंसर आ जाएगा 153,090। अब आपको डेप्रिसिएशन कितना कितना चार्ज करना है? पहले साल 21,000, दूसरे साल 18,900 और तीसरे साल 17,010। तो अब देखिए आपने डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया, पहले साल 21, दूसरे साल 18,900 और तीसरे साल 17,010, और आपका बैलेंस कितना बचा? 153,090 और यहाँ पर भी 153,090 आपका बैलेंस बच रहा है। तो ये होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जहाँ पर आप वैल्यू को कम करते हो और फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हो, फिर वैल्यू को कम करते हो, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हो, तो इसको बोलते हैं हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अभी आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। प्रिंटिंग मशीन खरीदा 40,000 का जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने के लिए मशीन को यूज किया है। 5,000 लगाया, इसके ट्रांसपोर्टेशन में तो 45,000 का हो गया जुलाई 1, 2014, और एक दूसरा मशीन खरीदा है 35,000 जनवरी 1 को। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, 2 मशीन में डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। डेप्रिसिएशन कितना? 20% ऑन WDV मेथड, कोई दिक्कत नहीं। 1 जुलाई 2014 को पहला मशीन खरीदा, दूसरा मशीन खरीदा 1 जनवरी 2016। तो 2014 में 45,000 का मशीन हो गया, 40,000 प्लस 5,000 इंस्टॉलेशन का। इसका 10% निकालो, 20% निकालो 9 महीने के लिए, तो आएगा 6,750। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो दोनों को माइनस कर देंगे। फिर हमने नई मशीनरी खरीदी जनवरी 1, 2016, 35,000, प्लस कर दो, आपका बैलेंस आ गया 73,250। लेकिन अब यहां पर आपको अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाना होगा। क्यों? ये जो पहला मशीन था वो अब आप 12 महीने के लिए यूज कर रहे हो, तो 20% लगेगा पूरा 38,250। ये जो 38,250 है ना, ये वाला इस पे पूरा 20% लगेगा। लेकिन जो बाकी का 35 है उस पे खाली 3 महीने का लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जनवरी में खरीदे थे। तो 38,250 का 20% प्लस 35,000 का 20% 3 महीने के लिए, तो ये आएगा 9,400। फिर इसको माइनस करोगे तो आएगा 63,850, और फिर आपको कंप्लीट बैलेंस पे 20% लगाना है, क्योंकि कोई भी मशीन आया नहीं और कोई भी मशीन गया नहीं, और दोनों मशीन 12 महीने के लिए यूज होगा थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में आपको पूरा 20% लगा देना है, 12,770, और आपका बच गया 51,080। ये था दोस्तों आपका डेप्रिसिएशन का कहानी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डिस्पोजल ऑफ एसेट के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रोविजन एंड रिजर्व के बारे में। तो अगर आपको वो दोनों वीडियोस देखने हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।